नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार में हमने समानता का अधिकार को देख लिया है। आज अब देखते हैं कि आरक्षण क्या है। इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे अनुच्छेद 19 से। तो 18 तक देख लिया है, तो इसके बीच में जो आरक्षण पड़ता है, रिजर्वेशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। रिजर्वेशन यानी आरक्षण किसे कहते हैं। तो संविधान में आरक्षण देखा जाए तो राजनीतिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण और सरकारी सेवाओं में आरक्षण, 3 प्रकार से आरक्षण प्रदान किया गया है संविधान में। जो राजनीतिक आरक्षण है, जो आर्टिकल 330 में संसद में सीटों का आरक्षण दिया गया है, 332 में विधानमंडल में सीटों का आरक्षण यह प्रदान किया गया है, यह राजनीतिक आरक्षण है। शैक्षणिक आरक्षण में जैसे आर्टिकल 15(4) में, 15(5) में तथा 16(6) में जो शैक्षणिक आरक्षण दिए गए हैं, ये है शिक्षा में छूट। सरकारी सेवाओं में आरक्षण जैसे 16(3) में, 16(4) में, 16(5) में तथा 16(6) में। कोई भी सरकारी सेवा हो उसमें आरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान में 3 तरह के आरक्षण हैं। अनुच्छेद 1932 ईस्वी में देखते हैं। 1932 में क्या हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड आया था, जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड कहते हैं। 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड आया था। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किया गया था। गांधी जी ने यरवदा जेल में इसके खिलाफ आमरण अनशन भी किया था। इसके खिलाफ कि जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग चल रही है, यह गलत है। इसके खिलाफ यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन भी किया था। पूना पैक्ट हुआ था, जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था 20 सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। यह भी इसमें कहा गया जो दलितों का पृथक निर्वाचक मंडल है, इसको समाप्त किया गया। प्रांतीय परिषदों में दलितों की आरक्षित सीटें जो 71 से 148 की गई, क्योंकि पहले 71 थी। प्रांतीय परिषद में जो दलितों की आरक्षित सीटें थी 71 से 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि की गई, यानी आरक्षित की गई सीटें। इसके बाद नौकरियों, सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय निकायों में सीट बढ़ाने को कहा गया, इस पर भी जोर दिया गया। इस प्रकार से पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। लेकिन गांधी जी ने साइन नहीं किया था, जबकि अंबेडकर जी ने साइन किया था इस पूना पैक्ट पर, जो समझौता हुआ था। इसके बाद आज़ादी के बाद देख लेते हैं। तो आज़ादी के पहले था। आज़ादी के बाद यदि आरक्षण देखें तो SC ST को आरक्षण दिया गया। SC को 15% और ST को 7.5 7.5%। इसके बाद एक केस आता है, चंपकम दुराई राजन ने सर्वोच्च न्यायालय में इस आरक्षण को चुनौती दिया था। इस आरक्षण को चुनौती दिए तो आर्टिकल 16 के आधार पर, आर्टिकल 16 को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण समाप्त किया, इसको समाप्त कर दिया। 1951 में संविधान संशोधन हुआ। इसमें आर्टिकल 15 में 15(4) जोड़ा गया, क्योंकि जब चंपकाई दुराई राजन ने न्यायालय में चुनौती दी इसको, इस आरक्षण को, इसे समाप्त कर दिया 16 को। अनुच्छेद 16, क्योंकि बताया गया अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, इसी की आधार बना करके सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को समाप्त कर दिया। अब आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 51 में संविधान संशोधन होता है 1951 में। इसमें आर्टिकल 15 में 15(4) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी आरक्षण संवैधानिक हो गया। अब संविधान में आरक्षण को जोड़ दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इसमें पिछड़े वर्ग को कहा गया कि विशेष प्रावधान है, इनको यह आरक्षण दिया जाए। इसी के आधार पर एक आयोग बनता है, जिसे कालेलकर आयोग कहते हैं।
काले यानी पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में आर्टिकल 340 के अनुसार राष्ट्रपति को शक्ति है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। इसको राष्ट्रपति को शक्ति भी है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे। इसके बाद जो कालेलकर आयोग गठित किया गया था, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 16(4) पिछड़ापन का आधार जाति होना चाहिए, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया। कालेलकर समिति के अनुसार जो रिपोर्ट दी, यह इस प्रकार से पिछड़ापन वाला जो आधार है या नहीं बल्कि जाति होना चाहिए, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया। इसके बाद 1979 में मंडल आयोग यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। मोरारजी देसाई की सरकार में आई थी यह आयोग। इसमें रिपोर्ट 1980 में आई। मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दिया, पिछड़ापन का आधार जाति ही है, कोई दो राय नहीं है। जो पिछड़ापन है इसका आधार जाति ही है। आर्टिकल 16(4) में पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसे ओबीसी कहते हैं। इसमें एससी और एसटी शामिल नहीं है। ओबीसी में 3743 जातियां हैं। इस समय जातियां थी लगभग 52% जनसंख्या। पुनः सरकार बदल जाने के कारण मंडल आयोग की सिफारिशें नहीं लागू हो पाई, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार थी। जब तक इस बात को लागू होना था तब तक सरकार बदल गई और यह लागू नहीं हो पाई। 1989 में पुनः गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसके पीएम बने बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह कांग्रेस गैर कांग्रेस सरकार की पीएम थे। 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें को इन्होंने लागू कर दिया और 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। इसके बाद 1991 में पुनः कांग्रेसी सरकार आई। उसके पीएम बीपी नरसिंह राव बनते हैं। तो जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, जो कम पिछड़े हैं उनको कम आरक्षण मिलेगा बताया गया, जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। इन्होंने ऐसा क्योंकि अपने अपने सरकार को उच्च करने के लिए, क्योंकि वोट बैंकिंग करनी है सबको, तो इसीलिए राजनीति करते थे। इन्होंने ओबीसी के दो आधार बताया 27% में, जो कम पिछड़े हैं उनको कम आरक्षण, जो ज़्यादा पिछड़े उसको ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। इसके बाद ईबीसी यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इसको कहा गया आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 1991 में जो आरक्षण व्यवस्था की गई वो एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% तथा ईबीसी को 10% आरक्षण यानी 59.5% आरक्षण हुआ लागू हुआ। इसके बाद फिर एक केस आता है, इंदिरा साहनी केस। 1992 में केस आया। यह एक मंडल केस था। इंदिरा साहनीवाद 1992 ईस्वी में इन्होंने 1991 की आरक्षण व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दे दी। निर्णय यह हुआ कि 16 नवंबर 1992 को 9 जजों की बेंच बैठी, यानी 6.3 के अनुपात में यह फैसला होता है कि जो आरक्षण का आधार है सामाजिक यानी जाति रहेगा। यह कहा गया इंदिरा साहनीवाद में, यह कहा गया जो आरक्षण का आधार है सामाजिक यानी जाति रहेगा। भारत में जाति को एक वर्ग मान सकते हैं। जो भारत में जाति है इसको एक वर्ग मानो, यानी जो आरक्षण का आधार है सामाजिक यानी जाति ही रहेगा। ओबीसी का 27% आरक्षण सही है, लेकिन साधन संपन्न यानी क्रीमी लेयर जो है लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। और यह भी कहा गया अधिकतम आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% होगी, यानी विशेष कारण पर अधिक हो सकती है। इसलिए ईबीसी का जो 10% आरक्षण है इसे समाप्त कर दिया गया। और पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया। ईबीसी का आरक्षण समाप्त, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। बैकलॉग सीटें यानी कैरी फॉरवर्ड जो होंगी सीटें, बैकलॉग सीटें, लेकिन 50% सीमा के भीतर कैरी फॉरवर्ड होगी, यानी
दूसरे में जुड़ जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी बैकलॉग सीटें। क्रीमी लेयर कौन कौन है इसका भी देख लेते हैं। क्रीमी लेयर कौन है? 1993 में रामानंदन समिति बनी थी, रामानंदन समिति बनी थी। क्रीमी लेयर को बताया गया कि 1 लाख जिसकी वार्षिक आय हो तथा महत्वपूर्ण पद जो संवैधानिक पद पर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज आदि, जो ये लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में सन 2017 से 8 लाख कर दिया गया है। इसके बाद आप वर्तमान को करंट अपडेट कर लिए, क्रीमी लेयर को कितने लाख तक किया गया, क्रीमी लेयर कितने पैसे के अंतर आते हैं। इसके बाद इस पदोन्नति में आरक्षण बताया गया कि जो इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था, कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड होगा तथा 50% की सीमा के भीतर ही जो है ये आरक्षण रहेगा। इसीलिए ईबीसी जो था 10% उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1995 में 77वां संविधान संशोधन होता है, 77वां। इस संशोधन में आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया। 1995 में आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया 77वां संविधान संशोधन में। राज्य 16(4)A के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण कर सकती है। यह SC और ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण कर सकता है राज्य। सन 2001 में 85वां संविधान संशोधन आया। इसमें 16(4)A में परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। बताया गया परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। ज्येष्ठता का जेठ जो रहेगा, सबसे पहले जिसको पहले नौकरी मिलेगी उसको पहले वो पदोन्नति दी जाएगी। यह 85वां सन 2001 में लागू हुआ। आर्टिकल 16(4)B भी जोड़ा गया। इसमें कहा गया जो 21वां संविधान संशोधन के अनुसार इसे जो जोड़ा गया था 16(4)B, इसमें कहा गया बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड की सीमा 50% नहीं रहेगी। जो बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड है, जो अगले साल जुड़ जाती थी सीटें। परिणामी ज्येष्ठता का नियम 16(4)A में है। जैसे यदि पदोन्नति द्वारा सीनियर हो जाता है, उसकी सीनियरिटी ज्येष्ठता अस्थायी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि ए और बी, ए जनरल और OBC का है जो सन 2020 में SP बना था। इसके बाद बी जो SC ST है सन 2022 में SP बना। तो जो ए 20 में बना है, ए सीनियर रहेगा SP, जबकि ये सीनियर नहीं रहेगा। 5 वर्ष बाद देखो, ए जो 5 वर्ष बाद जो ए था सन 2020, 5 वर्ष बाद यानी 27 में जो SP ही रह गया, क्योंकि इसको आरक्षण नहीं मिला तो SP ही रह गया। तो 5 वर्ष बाद प्रमोशन हो जाता है। 5 वर्ष बाद तो सन 2027 तक जो SC ST था वो DIG बन गया, इसलिए सीनियर माना गया। यानी ए बराबर 10 साल की नौकरी, बी बराबर 8 साल की नौकरी। इसके बाद 3 साल बाद देख तो 3 साल बाद क्या हो गया, 3 साल बाद ए 30 में DIG बन गया और बी 30 में DIG रहेगा, DIG ही था, 27 बना था। तो ए को सीनियर हो जाना चाहिए, लेकिन परिणामी ज्येष्ठता से बी ही सीनियर रहेगा, क्योंकि यह पहले DIG बन गया है SC ST। इसी पर यम नागराजन केस आता है सन 2006 ईस्वी में, यम नागराजन केस। इसमें आर्टिकल 16(4)A के बारे में कहा गया कि 77वां संविधान संशोधन 77वां, इसमें पदोन्नति में आरक्षण। 85वां कहता परिणामी ज्येष्ठता का नियम जो था, इन दोनों पर चुनौती दी गई। परिणामी ज्येष्ठता का नियम है, इस पर चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय यह आया आर्टिकल 16(4)A को सही माना और दोनों बातों बताया गया कि यह दोनों बातें लागू रहेंगी। लेकिन राज्य SC ST को पदोन्नति में आरक्षण देते समय 3 बातें ध्यान में अवश्य रखेगा।
क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं। ज्येष्ठता का नियम लागू रहेगा, जो सीनियर है सीनियर रहेगा, लेकिन राज्य इस 3 बातों को ध्यान में रखेगा कि पिछड़ापन का आंकड़ा, प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ा तथा प्रशासनिक दक्षता संबंधी डेटा, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो ये पदोन्नति दे रहे हैं यह सही है। पिछड़ापन का आंकड़ा जरूर होना चाहिए कि है कि नहीं है, ये सब देखना चाहिए। इसके बाद सन 2018 में जर्नैल सिंह केस आता है, जर्नैल सिंह केस आता है। इसमें कहा गया पदोन्नति में जो आरक्षण है इसमें पिछड़ापन संबंधी डाटा देना जरूरी नहीं है। पदोन्नति में जो आरक्षण है कहा गया इसमें पिछड़ापन का डाटा देना जरूरी नहीं है। तो SC ST के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर भर्ती में नहीं है, यानी भर्ती में आप क्रीमी लेयर नहीं देखा जाएगा SC ST को, तो ऐसा इसमें कहा गया। तो दोस्तों हमने आरक्षण को देख लिया। इसके बाद मौलिक अधिकार को अगली कड़ी बढ़ाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।